हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू बैच लेक्चर नंबर 1। तो इस न्यू बैच के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आप अभी अभी 10th से 11th में इंटर हुए हो, ठीक है। तो आप पहला चैप्टर यही स्टार्ट करोगे हर जगह, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आपको यही चैप्टर स्टार्ट भी करना चाहिए क्योंकि यही एक चैप्टर है जो बेस होता है केमिस्ट्री का। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो अगर आप मेरे इस बैच से पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा, आपको वो साथ लेके चलनी है, ठीक। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको अपना जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का सिलेबस प्रिंट करवाना है, ठीक है। पहले प्रिंट करवाना है, उसको पास रखना है। जैसे ही आप कोई लेक्चर देखोगे या कुछ भी करोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, जो चीज आप पढ़ोगे उसके ऊपर टिक करते जाना है, ठीक। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि अपनी नोटबुक जो है वो एक मोटी सी ले लेनी है, ठीक। और ऐसे वीडियो नहीं देखनी है, आपको पहले दिमाग में पूरा एक सेटलमेंट करनी है, एक जैसे बोलते हैं कॉम डाउन करके बैठना है आराम से और सोचना है कि मुझे यहाँ से ही पढ़ना है। तो आप एक नोटबुक लेके उसके ऊपर कुछ लाइनें मैं आपको बताऊंगा जो आप पहले लिखो, ठीक। उसके बाद आप वो नोट प्रॉपर केमिस्ट्री के लिए रख के केमिस्ट्री के नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक। और वही नोट्स आपको बार बार पढ़ने, कहाँ कब कैसे रिवीजन करना, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक। वही नोट्स बार बार पढ़ने, कोई ज्यादा बुक्स, मोटी मोटी बुक्स जो होती हैं वो नहीं देखनी आपको, ठीक। तो देखो, स्टार्टिंग में आपको कुछ लाइनें मैं बताऊंगा जो आपने क्या करना है, पहले अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है। वो लाइनें बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आप अगर वो लिखोगे, जैसे ही रोज आप अपनी नोटबुक खोलोगे, वो लाइनें पढ़ोगे, तो आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ठीक। और वो लाइनें मैंने पहले अपने फोन के ऊपर टाइप की हैं, तो वो लाइनें आप लिखो, मैं आपको लिखवाता हूं। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि वीडियो के दौरान, लेक्चर के दौरान मैं कभी यहां देखूंगा, कभी इधर मूव करूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन वगैरह इस तरफ लगी हुई हैं, तो उस चीज से आप ज्यादा डिस्टर्ब मत हो जाना, ठीक। और आप अपने कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना। और आपको पता है कि यहाँ जो है कंसेप्ट्स जो मैं समझाऊंगा आपको, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम पे मेरे से डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक। तो लिख लो पहले कुछ लाइनें अपनी नोटबुक के पहले पेज के ऊपर। तो आई होप आपने अच्छी सी नोटबुक ली होगी, उसके बाद ही आप ये बैच स्टार्ट करोगे, ठीक। और ये बैच फरवरी तक चलेगा, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, सारे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस सब सॉल्व कराए जाएंगे। NCERT की एक एक लाइन आपके सामने रख दी जाएगी, ठीक। और कहाँ NCERT पढ़नी है, क्या करना है, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या लाइनें आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है, वो आप देख लो। उनको एफर्मेशंस भी बोलते हैं, ठीक। कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं जो अगर एक बंदा अपने आप को बोलता जाए तो वो वैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो वो लाइनें हैं ये वाली। तो पहले आप ऐसे करके लिख लो। आप बोलोगे ये तो बेकार सी चीज है, लेकिन ये बेकार चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। आप अगर लिखोगे तो आपकी लाइफ में एक इफेक्ट इससे अच्छा पड़ने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो आप पहले लिखो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर। आप बोलोगे ये तो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, पहले आप ये तो लिख लो, आपको अच्छा फील होगा। देखना, दूसरी चीज आप लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर, लिखो मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं लिखो, या करती हूं लिखो, ठीक। करता हूं लिखो। तीसरी लाइन आप अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड करो, पहले पेज के ऊपर, ठीक। मैं बड़ों की इज्जत करता हूं, ठीक है। करता हूं या करती हूं, ठीक, ये लिखो। उसके बाद लिखो मैं सारे लिविंग क्रिएचर्स से प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, ठीक। लिख लिया आपने, ये लिखो।
उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट, ये लिखो आप, लिखो मुझे पढ़ाई करने में मजा आता है। मुझे पढ़ाई करने में मजा आता है। ठीक है, मजा आता है, आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद लिखो 6 नंबर पे, मैंने पहले भी बहुत मेहनत की है। मेहनत, ठीक, मेहनत की है। मैंने पहले भी बहुत मेहनत की है और मैं अब भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और मैं अब भी, ठीक है, मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक, अच्छा, 7 नंबर पे लिखो, मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता। मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता। कंपेयर नहीं करता। ठीक, ये लिखो। 8 नंबर पे लिखो, लिखो, मैं जानता हूं कि मुझ में कमियां हैं। कमियां हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने आपको लगातार इंप्रूव करूंगा। लगातार इंप्रूव करूंगा और अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा। जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, और लास्ट लाइन आप लिखोगे, लास्ट लाइन आप लिखोगे, हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं, मेरी शक्ल काली है। काली है, ठीक है, लिखो, हाँ मैं जानता हूं मेरी शक्ल काली है, गरीब हूं, गरीब हूं, जैसा भी हूं, जैसा भी हूं, ठीक है, जैसा भी हूं, आगे लिखो, मैं बेस्ट हूं। ठीक है, बेस्ट हूं, आगे लिखो, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, एंड आई लव माई सेल्फ। ये आपको चीजें अपनी नोटबुक के ऊपर पहले दिन लिखनी है। बैच स्टार्ट करने से पहले ये बताना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप रोज ये चीजें पढ़ोगे, ठीक, ये चीजें पढ़ोगे तो यकीनन आप एक दिन बहुत अच्छे बनोगे। ठीक, तो देख लो, आप अच्छे इंसान हो अगर आप ये चीजें अच्छे इंसान हो, आप बहुत बेटर हो, आपको पता है आप में कमियां हैं लेकिन आप फिर भी मेहनत करोगे अच्छे से, आप आगे बढ़ोगे, आप एक दिन अपने सपनों को पूरा करोगे। ठीक है, आप बेस्ट हो। ये चीजें आपने अपने आप को रोज बोलनी है, रोज इसको पढ़ना है, उसके बाद आपने आगे रिवीजन पे जाना है। ठीक, अच्छा, अब ये काम हमारा हो गया। ठीक है, आई होप आपने ये लिखा होगा, आपको ये सब अच्छा लगा होगा। ठीक, लिख के एक बार पढ़ लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, अपनी नोटबुक निकालो, ठीक, उसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 लिखो। सिलेबस आपने निकलवा लिया होगा, ठीक, सिलेबस पास में रखना है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 लिखना है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, ये आपने चैप्टर नंबर 1 लिखना है बड़ी बड़ी लाइनों में। ठीक है, और आपको क्या करना है,
ध्यान से ये वीडियो देखनी है, पूरा दिमाग लगा के देखनी है, ठीक, टाइम पास नहीं करना है और सब्र रखना है, सब्र, क्योंकि सब्र के बगैर कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं जो 1 मिनट में आपको एक चैप्टर सिखा दे, ठीक। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो हम बहुत बेटर करके सीखेंगे, ठीक है। सब्र आपको रखना पड़ेगा। वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि लेक्चर वीडियो है, लेंथी तो होगी। तो आपने ये लिख देना है अपनी नोटबुक के ऊपर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आपका पहला चैप्टर है, बड़े बड़े लफ्जों में लिख दो, ठीक। अभी हम इसको हटाते हैं यहां से, फिर हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। करें इसको साफ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। जो पहले मैंने आपको बातें बताई, ये बातें आपको मैं रोज लेक्चर्स में नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ पहला लेक्चर था इसीलिए आपको बताना था, ठीक है। अच्छा, आपने लिखना है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अपनी नोटबुक के ऊपर। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है 11th क्लास का पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का बेस होता है, ठीक। इस चैप्टर को पढ़ने के बगैर आपको केमिस्ट्री कभी लाइफ में नहीं समझ में आ सकती है, ठीक, अच्छे से समझ में नहीं आ सकती है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, ठीक। और यही चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि इसको छोड़ो कहीं और से दूसरा चैप्टर देखना स्टार्ट कर लो या तीसरा देखना स्टार्ट कर लो। आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। अगर आपने मेरा पूरा बैच फॉलो किया तो आपको केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, आप टेंशन फ्री रहो। तो देखो, इस चैप्टर में आज हम क्या स्टडी करेंगे। तो देखो, ये चैप्टर ही बेसिक है, तो आज आपको बिल्कुल बेसिक से ही मैं समझाऊंगा जो आपके सिलेबस में पहले दिया हुआ है। देखो, इंट्रोडक्शन, चैप्टर की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आज हम पहले सीखेंगे, ठीक। अगर आपने केमिस्ट्री पहले नहीं भी पढ़ी, आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आपको यहां से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ठीक। केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा आज का इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आपको ये टॉपिक आपके सिलेबस में ना दिखे, ठीक, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपको आएगा, तो तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं, पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वाला टॉपिक, ठीक है। इसको हटाते हैं यहां से, फिर आगे चलते हैं। तो आपको पहला टॉपिक जो है वो लिख लेना है, ये वाला इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ठीक। देखो, लिखने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लिखना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अपने हाथ से सारा लिखोगे तो आपको लिखते लिखते ही तैयार हो जाएगा, ठीक। तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी मैं कराऊंगा, जो भी मैं लिखवाऊंगा, आपको लिखना है। जहां लिखने की जरूरत नहीं होगी वहां मैं बोलूंगा आपको नहीं लिखना, ठीक। तो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है हमारा, और उसका पहला जो टॉपिक है, पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ठीक। तो पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए जो आपने पहले भी पढ़ी हैं, आपको पता भी है पहले से। तो आपको पता है, इससे पहले 11th से पहले हमारे पास वर्ड साइंस होता था, हमारी एक बुक होती थी जिसको हम बोलते थे साइंस, ठीक है। तो अब आपने 10th क्लास में भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, आपको पता होगा कुछ ना कुछ कि साइंस जो होती है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता है कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं साइंस की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन मेनली यही 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक। अच्छा, अब आपको मैं ये तीनों ब्रांचेस के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आपकी केमिस्ट्री को बेटर करना है। बाकी फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, वो आपको वो वाले टीचर्स बताएंगे 11th क्लास में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास है केमिस्ट्री, ठीक। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि केमिस्ट्री जो होती है उसको डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन करने के लिए मैं यहां पहले डेफिनेशन लिखूंगा थोड़ी सी, वो आपको समझाऊंगा, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। 100% आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से वीडियो देखते जाओ टेंशन फ्री होके। तो अब आपको क्या करना है, डिफाइन करना है केमिस्ट्री को, ठीक है। तो आप यहां जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, ठीक। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लो आप, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, ठीक,
देखो कुछ टीचर्स होते हैं जो पहले ही लिख के रखते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे पहले लिख के रखा हुआ पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो आप भी वीडियो लगा के आराम से साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओगे। अगर मैं पहले ही लिख के लाऊंगा तो फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके लिखते ही जाओगे पूरा दिन, तो 1 घंटे की वीडियो को 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए जो मैं कराऊंगा वीडियो में सारा मैं आपके साथ साथ लिखूंगा। ठीक, तो आपको भी मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले वीडियो देखनी है फिर 3 दिन बाद नोट्स बनाने हैं, वैसा नहीं करना है। ठीक, और साथ साथ नोट्स आपको पूरे क्लियर करने हैं। अगर कुछ बच जाता है तो यही जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्हीं नोट्स के PDF जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहां से भी आप देख के लिख सकते हो। ठीक, तो लिखो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, लिखो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसको साफ कर देते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, ये आपको लाइन पहले लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है एंड द चेंजेस which the matter undergoes, and the changes which the matter undergoes। ठीक है, and the laws which govern these changes। ठीक है, बस ये डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसमें जो मेन डेफिनेशन होती है वो यहां तक ही होती है। ठीक, और बाकी कुछ चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा इसलिए मैंने ऐड की हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक पे एज इट इज कॉपी कर लेनी है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। ठीक, अब देखो आपको ये तो पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है। और अभी मैं आपको बोलूं तो वो जो मैटर वाला चैप्टर था 9th क्लास का, वो केमिस्ट्री का ही चैप्टर था। ठीक है, तो इसका मतलब आप 2 साल से ही कुछ ना कुछ केमिस्ट्री पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक, मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ठीक, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, मेटल नॉन मेटल क्या होता है, एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ के आए हो। ठीक, और वही सारी चीजें जो होती है ना वो केमिस्ट्री की ही चीजें हैं। अब हम देखते हैं बेसिक से। तो आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि मैटर होता क्या है। ठीक, इस मैटर की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी आपको कुछ ना कुछ जो है मैटर के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप ये देखो जो मैटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, कोई बता सकता है आप में से तो बोलो। ठीक, तो आपको पता है मैटर कोई ऐसी चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो। ठीक है, वजन हो। ये 2 कंडीशंस अगर कोई चीज फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक, तो आपको डेफिनेशन पता होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक, और भी कुछ चीजें होती हैं इस डेफिनेशन के अंदर, जैसे उन चीजों को हमारे 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस करना चाहिए, मतलब आंखों को दिखना चाहिए या कानों को सुनाई देना चाहिए ना, वो भी होती है। लेकिन अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रखो, अभी हम मैटर के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक, तो आपको जो चीज पता है, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो अब
अब आपको पता है स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक मतलब समझाऊंगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कभी कुछ नहीं आया, जिसको उसको भी समझ में आएगा। देखो, स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब होता है जगह घेरना, और मास का मतलब होता है वजन। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो यही मतलब हो गया ना कि कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। ठीक, जैसे जैसे आपको पता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं मार्कर, ठीक है, मैटर है ये। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड ये भी मैटर है। ठीक, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, चेयर हो गई, बुक हो गई, ठीक है, ये सब मैटर है। ठीक, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है यहां, जैसे पेपर हो गया, ठीक है, ये भी मैटर है। टेबल हो गया, वो तो मैंने लिख दिया। बल्ब हो गया, ठीक है, ये भी मैटर है। और भी जो जो चीजें, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, जो भी चीजें जिनका कुछ ना कुछ वजन है और वो जगह गिरती हैं, ठीक है, उन चीजों को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो अगर हम सही से देखें तो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो जगह घेरी हुई है उन्होंने, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ वजन भी है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी चीजें ही मैटर हैं। ठीक, तो इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो भी हमें दिख रहा है सारा मैटर है। ठीक, आप देखो, सूरज देख लो, चांद देख लो, तारे देख लो, जमीन देख लो, ठीक है, और क्या दिखता है हमें, और क्या दिखता है, हवा है, हवा दिखती तो नहीं है लेकिन फील होती है, वो भी मैटर है। कोई गैस है, पानी है, ठीक है, पत्थर है, और क्या चीज होती है दुनिया में, यही चीजें होती हैं। इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसेक्ट हैं, उन सब का कुछ ना कुछ वजन तो होता ही है, और सारे के सारे जगह तो गिरते ही हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे क्या है, मैटर है। अब देखो, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी साइंस है, छोटी सी साइंस नहीं है। अब देखो, अगर पूरी दुनिया के अंदर सारी की सारी चीजें ही मैटर है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी बना है सब कुछ मैटर ही है, गाड़ियां देख लो, ट्रेन देख लो, हवाई जहाज देख लो, जो कुछ भी दिखता है आपको सब मैटर है। तो अब आप अगर इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी साइंस है, इसका योगदान बहुत बड़ा है। मतलब इसके अंदर हम पूरी दुनिया की चीजों को ही स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मैटर क्या है, ठीक है, मैटर क्या है ये समझ में आ गया। अब आप इस डेफिनेशन को अगर पढ़ोगे, जितनी अंग्रेजी इंग्लिश आपको आती है, जो आपने क्लास 10th तक सीखी है, वो अप्लाई करके इसको पढ़ो। ठीक, तो यहां मैंने लिखा है केमिस्ट्री जो है डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, पढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखो, केमिस्ट्री किस चीज के बारे में बताती है, जो भी चीजें मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर की क्या खासियत है। अब डिफरेंट डिफरेंट मैटर की खासियत डिफरेंट होती है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई कुछ होता है ना। अब देखो, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या क्या दिखाती है, जो मैटर के बारे में हमें बताती है। ठीक है, मैटर के बारे में हमें समझाती है, और क्या क्या चीज समझाती है, मैटर की प्रॉपर्टी समझाती है, मैटर की कंपोजिशन समझाती है, ठीक है, मैटर का स्ट्रक्चर समझाती है। ठीक, मैटर का स्ट्रक्चर समझाती है, और मैटर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मैटर कैसे चेंज होता है, जैसे बर्फ पानी में कैसे बदल जाती है, वो समझाती है केमिस्ट्री हमें। ठीक है, अगर किसी पेपर को या किसी लकड़ी को जला तो वो धुआं बन जाता है, वो कैसे धुआं बन जाता है वो समझाता है, वो केमिस्ट्री समझाती है। देखो, वो चेंज है ना एक किस्म की, अगर हम पेपर को या लकड़ी को जला दें तो वो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, तो वो केमिकल चेंज ही है ना। ठीक, तो आप यहां बोलोगे मैटर के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो हमें कौन समझाती है, केमिस्ट्री समझाती है। मैटर कैसे जलता है, क्यों जलता है, धुआं क्यों बनता है ना, आग कैसे जलती है, मैटर के अंदर जो भी चेंज आती है वो हमें केमिस्ट्री समझाती है। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे लॉज भी हमें देती है केमिस्ट्री, लॉज होते हैं कानून। ठीक, कुछ ऐसे कानून भी हमें केमिस्ट्री बताती है जो इन चेंजेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, कि कोई चीज कैसे चेंज होगी। देखो ना, कहीं भी हम रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ कानून होते हैं ना, कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर कानून ना हो तो क्या हो जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ठीक, ऐसा होता है, लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो वही चीज है कि जब कोई चेंज होती है मतलब जैसे कोई केमिकल चेंज होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई चीज जलती है, कोई चीज बनती है। ठीक है, कुछ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है ना, तो बर्फ पानी में बदल जाती है। ठीक, कोई गैस बनती है, कोई पेट्रोल बनता है, जैसे भी बनता है। ठीक,
वो सारी उसमें चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता ही है सब कुछ, ठीक। पेपर जल गया तो केमिकल चेंज हो गई, तो वो जो चेंजेस देखो, केमिकल चेंज हो गई और वो पेपर क्या था, मैटर था ना, वो मैटर में चेंज हुई। अगर सुबह लकड़ी जल गई तो लकड़ी चेंज हो जाएगी, देखो ना, लकड़ी अगर जलेगी, ठीक, लकड़ी को आप जलाओगे या फिर कोयला जलाओगे, तो पहले तो वो कोयला था, अभी वो चेंज होके धुआं बन गया, तो जो पहले लकड़ी और कोयला था वो क्या था, मैटर था, ठीक है, वो मैटर था। जब वो जल गया तो उस मैटर में चेंज आ गई, तो उस चेंज के बारे में हमें केमिस्ट्री सिखाती है, और ये जो चेंजेस होती हैं ये कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होती हैं, उन लॉज के बारे में भी हमें केमिस्ट्री बताती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप कमेंट्स में एक दिल बना दो, ठीक, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ में आएगा। एक बार मैं ये रिपीट करता हूं, केमिस्ट्री किस चीज के बारे में बताती है, हमें मैटर के बारे में ही बताती है, और मैटर क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें, सब कुछ मैटर है, ठीक, उसके बारे में हमें केमिस्ट्री बताती है, ठीक। अब मैटर की किस चीज के बारे में बताती है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर में क्या चेंजेस आती है उसके बारे में, और उन चेंजेस के ऊपर कौन से लॉज लगते हैं उनके बारे में भी हमें केमिस्ट्री सिखाती है, ठीक। और ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है मैटर की क्या खासियत है, मतलब कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है। कंपोजिशन का मतलब होता है मैटर किस चीज से बना हुआ है, ठीक, उसके बारे में भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है। और स्ट्रक्चर जो होती है, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट मैटर जो होता है, ठीक है, उसकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। जैसे देखो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं यहाँ ही, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर गोल्ड होता है, उसके अंदर सोडियम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, आयरन, गोल्ड, सोडियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें पीरियोडिक टेबल के अंदर रखी है, जितने एलिमेंट रखे हैं, सारे का सारा मैटर ही है और कुछ नहीं है, ठीक। जैसे आपने अगर लोहा देखा, लोहा जो है ना, आयरन लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन लोहा आपने देखा भी है, उसका सिंबल एफ ही होता है, आपने देखा भी है, मैटर ही है वो, ठीक है। गोल्ड आपने देखा है, वो भी मैटर है, सोडियम मैटर है, हाइड्रोजन गैस मैटर है, नाइट्रोजन गैस मैटर है, जो भी है सारा का सारा मैटर ही तो है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल भी देखें तो उसमें भी सारी की सारी चीजें मैटर हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते। अब आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कार्बन की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, तो उनकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ठीक है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखी होगी, डायमंड की स्ट्रक्चर देखी होगी, किसी में लिखा होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, किसी में लिखा होता है 4 बॉन्ड्स होती हैं। वो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर होती है मैटर की, डिफरेंट डिफरेंट मैटर की स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होती है। जैसे आपने कार्बन की फॉर्म्स देखी होंगी ना, ग्रेफाइट और डायमंड, तो आपको पता है डायमंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसी तरह डिफरेंट मैटर की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक। तो केमिस्ट्री कंपोजिशन के बारे में दिखाती है, स्ट्रक्चर के बारे में दिखाती है, और चेंजेस तो आपने पढ़ी ही है 10th क्लास में, तो चेंजेस के बारे में दिखाती है और लॉज के बारे में दिखाती है, ठीक। अच्छा, अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अपने आप को ऐसे मारना, माइक पे लग गया, ठीक, एक चंटा मारना अपने आप को, ठीक। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, आप खुद पढ़ो, आपको समझ में आएगा। देखो, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किसकी स्टडी से डील करती है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब हमें कंपोजिशन दिखाती है, स्ट्रक्चर दिखाती है और मैटर की प्रॉपर्टीज दिखाती है। इसके बारे में हमें, मतलब हम इसके बारे में केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज, और उन चेंजेस के बारे में भी दिखाती है जो चेंजेस मैटर के अंदर होती हैं, ठीक। और एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और उन लॉज के बारे में भी सिखाती है जो चेंजेस होने में अप्लाई होते हैं, ठीक। अब देखो यही जो मैंने यहां लिखा था एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन में, तो आप इसको पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल है। आई होप अभी आपको ये याद हो गया होगा, बस आप ये पॉइंट भी याद रख लो, तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। कोई पूछ ले तो आप ये बोल देना, यहां तक भी याद रह गई, ठीक है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में दिखाती है, मैटर में क्या चेंज हो रही है उसके बारे में दिखाती है, केमिस्ट्री समझाती है। जो चेंज हो रही है किन लॉज के अकॉर्डिंग हो रही है, किन कानून के अकॉर्डिंग हो रही है, वो दिखाती है, ठीक। बिल्कुल सिंपल था, ये थी हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और ये कुछ बेसिक चीजें, ठीक। क्योंकि लेक्चर जो है वो हमारा पहला लेक्चर है, बहुत ही बेसिक से चलेंगे तभी ही आपको समझ में आएगा। अगर यहां से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, किसी वर्ड का मतलब भी समझ में नहीं आया, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप ऑलवेज ओपन है 24/7, वहां पूछ सकते हो।
और अगर कोई बड़ी डाउट है तो उसके लिए हम लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में डाउट सेशन भी रखेंगे, ठीक। तो चलो, ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो वो टॉपिक समझने के बाद आपको बहुत पता चलेगा कि केमिस्ट्री जो है डेली लाइफ में कैसे यूज होती है, ठीक। बिल्कुल सिंपल चीज है, तो वहां से आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने देखी होंगी इससे पहले, उनमें केमिस्ट्री यूज होती है, केमिस्ट्री ने बनाई हुई है, वो आपको पता चलेगा, ठीक। तो इसको करते हैं साफ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा पीछे वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैटर की प्रॉपर्टीज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, कंपोजिशन वगैरह केमिस्ट्री दिखाती है, और ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर लेवल की जो होती हैं वही केमिस्ट्री समझाती है, ठीक। आप तो बोलोगे नहीं, केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल की बात होती है, कंपाउंड्स की बात होती है। तो एटम और मॉलिक्यूल की ही बात होती है। आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैटर का ही एक पार्ट होता है, ठीक। मैटर जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल का बना होता है। केमिस्ट्री जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझाती है, ठीक है। मैटर की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर करती है कि मैटर के एटम्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये चीजें, ठीक। आगे आगे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा, टेंशन फ्री रहो। अब हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। तो आप मुझे बताओ पहले, अच्छा, क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी है डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा हो कि इसमें केमिस्ट्री यूज हुई है? क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? ठीक, अगर देखा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी देखा तो आज आपको पता चल जाएगा। तो अब ये जो टॉपिक है ना, यहां से एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद रखनी है, ठीक। तो अब आप देखो, तो आप पहले एक पॉइंट लिख लो यहां, केमिस्ट्री प्लेज a vital role in daily life, ठीक है। डेली लाइफ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्ले करती है। जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ही यूज हुई होती है, ठीक है। सिंपल चीज है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री डेली लाइफ में, ठीक। अब देखो यहां कहां कहां केमिस्ट्री यूज होती है और क्या क्या केमिस्ट्री ने हमारे लिए किया है, वो हम यहां अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। तो यहां आप एक पॉइंट में और ऐड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप बाद में कॉपी देखो, आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाए, ठीक है, एक ही बार सब कुछ समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आर एज अंडर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की जो हम यहां डिस्कस करेंगे, ठीक। जहां केमिस्ट्री यूज हुई है वो चीजें, ठीक है। एक बार कैमरे को थोड़ा सा फिर फोकस कर लेते हैं हम, हो सकता है फोकस आउट हुआ हो, ठीक है, हो गया दोबारा फोकस। अच्छा, अब आप पहला पॉइंट यहां लिखोगे, सप्लाई ऑफ फूड। पहला पॉइंट लिखो, सप्लाई ऑफ, ठीक। बड़े ही मजे के साथ, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। ना ही मैं यहां टाइम पास करूंगा, ना ही आपने करना है, ठीक। बाकी सारी चीजें दूर रख के आराम आराम से अच्छे से पढ़ना है, ताकि कल आप कुछ बड़ा बनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कल कुछ कर ना पाओ, तो उस चीज से बचने के लिए ये हम कर रहे हैं। तो देखो पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फूड। तो देखो, आपने कभी ये सोचा है कि फूड की सप्लाई में केमिस्ट्री काम आ सकती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्या पता आप में से किसी ने सोचा भी हो। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि फूड की सप्लाई में केमिस्ट्री कैसे काम आ सकती है, कैसे काम आई है इससे पहले भी, ठीक। तो आप यहां एक दो चीजें ऐड कर सकते हो सप्लाई या फूड में, ठीक। तो देखो, केमिस्ट्री ने यहां हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें दिए हैं केमिस्ट्री ने, ठीक। और केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम आप याद रख सकते हो, जैसे यूरिया,
यूरिया, सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा। देखो, आपको पता है कि पुराने टाइम में जो क्रॉप्स होती थी, जो फूड था ना, वो बहुत कम पड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि वहां फर्टिलाइजर नहीं होती थी उस टाइम। तो अभी आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री की वजह से हमें मिली है। फर्टिलाइजर्स क्या होती है? जो खेत होते हैं, खेतों में डालने के लिए बाजार से कुछ छोटे छोटे दाने से मिलते हैं ना, है ना, उनको डाल देते हैं खेतों में, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर, खाद बोलते हैं। तो वो क्या करती है? क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड को इंक्रीज कर देती है, ठीक। तो ये आपको पहला पॉइंट यहां याद रखना है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये हमें केमिस्ट्री देती है, और केमिस्ट्री ने ही बना के ये हमें दिए हैं। तो ये केमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन है सप्लाई ऑफ फूड में, ठीक। देखो, आसान चीज है सप्लाई ऑफ फूड। तो देखो ना, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की सप्लाई तो ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए हमारे पास केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स यूज करके हम सप्लाई ऑफ फूड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक पॉइंट आपको यहां याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के, ठीक। सिंपल चीज है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक। और आपको पता है कि जो हमारी फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता है, उनमें कीड़े लग जाते हैं, कभी कीड़े खा देते हैं उनको, है ना। तो ये चीजें इंप्रूव करने के लिए, फूड की सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए केमिस्ट्री ने हमारे लिए ये चीजें बनाई है। केमिकल फर्टिलाइजर बनाई है, इंसेक्टिसाइड्स बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो क्रॉप्स में कीड़े मकोड़े लगते हैं ना, उनको मारने की दवाइयां होती हैं ये, ठीक। और प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे लिए केमिस्ट्री ने बनाए। प्रिजर्वेटिव्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो अगर हम किसी फसल में डाल दें, जैसे फसल को काट के इकट्ठा करते हैं, वहां वो डाल देते हैं, तो प्रिजर्व करके रखते हैं ये प्रिजर्वेटिव उनको। ये भी कुछ केमिकल्स होते हैं, ये फसलों को प्रिजर्व करते हैं, ये फसलों के ऊपर कीड़े लगने वाले जो होते हैं उनको मारते हैं, ठीक। और ये फर्टिलाइजर और ये सारी चीजें ओवरऑल मिलके क्या करती हैं? ओवरऑल मिलके क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड को, क्वांटिटी ऑफ फूड को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। देखो, क्वालिटी तो आपको पता है ना, क्वांटिटी भी पता है। क्वांटिटी होगी मकदार, है ना, कितनी क्वांटिटी है, ठीक। और क्वालिटी होगी कितना अच्छा है वो, उसको ये इंक्रीज करती है। तो देखो, पहली सिंपल एप्लीकेशन है ये केमिस्ट्री की। तो फूड की सप्लाई में केमिस्ट्री का ये काम है, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन। बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो दूसरी एप्लीकेशन आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। सीधा लिख लो, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो बेटर हेल्थ करने के लिए केमिस्ट्री ने भी हमारे लिए बहुत काम किया है, ठीक है, हेल्थ को बेटर करने के लिए, ठीक। तो आप यहां लिखोगे, पहला पॉइंट आप यहां लिख सकते हो, केमिस्ट्री ने हमें लार्ज, यहां प्रोवाइड लिख लो, प्रोवाइडेड लिख दो, प्रोवाइडेड लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड की हैं। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है, और कुछ नहीं, मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स हमें केमिस्ट्री ने दी है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो आपको यहां ये नाम याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए केमिस्ट्री ने एक ड्रग हमें प्रोवाइड की है। उस ड्रग का नाम होता है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, प्लेटिन है ये, ठीक है, PLATIN, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, ठीक है। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल हमें केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है फॉर कैंसर थेरापी, फॉर कैंसर थेरापी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कैंसर की जो मेडिसिन हैं सिस्प्लेटिन और टेक्सोल हमें केमिस्ट्री ने ही प्रोवाइड की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मेडिसिन होती है, वो भी आपको याद रखनी है, AZT। इसका जो इसकी फुल फॉर्म होती है एजिडोथाइमिडाइन,
एजिडोथाइमिडाइन, ठीक है, एजिडो AZIDO या एजाइडो भी बोलते हैं इसको, एजाइडोथाइमिडाइन, ठीक है, THYMI है यहाँ, थाइमिडाइन, THYMI थाइमिडाइन। तो ये एजिडोथाइमिडाइन मेडिसिन जो है ये एड्स के लिए यूज होती है, फॉर एड्स। आपने ये तो सुना ही होगा कि एड्स एक बीमारी है, ठीक है, तो कैंसर भी एक बीमारी है, उसके लिए भी केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का MCQ आ सकता है, ठीक, जहां से आ सकता है वहां से मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो क्या सिस्प्लेटिन और टैक्सोल किसके लिए, कैंसर थेरेपी के लिए हमें किसने दिए, बोलो किसने दिए, केमिस्ट्री ने दिए। तो बेटर हेल्थ हो गई ना इससे, केमिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन बेटर हेल्थ। देखो ना हेल्थ अच्छी कैसे हो सकती है, अगर दवाइयां ना हो तो बंदा मर जाएगा जल्दी, एक जरा सा कहीं दर्द हो जाएगा बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री ने क्या किया, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर थेरेपी के लिए हमें दिए, है ना। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स केमिस्ट्री ही बनाती है। AZT एजिडो या फिर एजाइडोथाइमिडाइन ये हमें एड्स के लिए केमिस्ट्री ने दी, ठीक। उसके बाद भी बहुत किस्म की मेडिसिन हमें केमिस्ट्री ने दी। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक। सिर्फ 1 सेकंड आप रुक सकते हो, ना चाहिए आपको। अब आप लिखोगे आगे, आगे क्या लिखोगे, और मेडिसिन कौन सी दी हमें केमिस्ट्री ने, एनाल्जेसिक्स हमें दी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दी, एंटीबायोटिक्स हमें केमिस्ट्री ने दी, ठीक है। उसके बाद ट्रैंक्यूलाइजर्स हमें केमिस्ट्री ने दी। अभी मैं समझाता हूं ये होती क्या है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक विटामिन्स ये आपको सब लिखना है, विटामिन्स, सिंथेटिक विटामिन्स एंड टॉनिक्स, क्या ये हमें किसने दी, केमिस्ट्री ने दी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या करती है। तो एनाल्जेसिक्स होती हैं पेन किलर्स, पेन किलर मेडिसिन जो है ना वो हमें किसने दी, केमिस्ट्री ने दी। और कोई नहीं बनाता है उनको, केमिस्ट्री ही अपने केमिकल्स यूज करके बहुत सारी मेडिसिन बनाती है, ठीक। तो पेन किलर होती है। एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इन्फेक्शन क्योर के लिए, क्योर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन केयर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक। एनाल्जेसिक्स होती है पेन किलर। तो एंटीबायोटिक्स आपने नाम भी सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, या फिर कोई और हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक है, वो आपने सुना होगा, ये हमें केमिस्ट्री ने दी। एनाल्जेसिक हमें केमिस्ट्री ने दी, ठीक है। ट्रैंक्यूलाइजर्स होती हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और नींद लेके आने के लिए दवाइयां होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, और जिसको नींद नहीं आती किसी पेशेंट को तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती उनको ट्रैंक्यूलाइजर्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखो सिंथेटिक विटामिन्स एंड टॉनिक्स, आपको पता ही होगा बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे उनको सिंथेटिक विटामिन्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की मेडिसिन, विटामिन सी की, डी की, ठीक है, और भी होती हैं, जैसे मिनरल की भी होती हैं, जैसे किसी में आयरन होता है, किसी में कॉपर होता है, वो चीजें सारी वो भी केमिस्ट्री ने ही हमारे लिए बनाई है, वो टॉनिक्स वगैरह सारी, ठीक। कैल्शियम की होती है टेबलेट, ठीक, वो सारी ही किसने दी है, केमिस्ट्री ने दी है, ठीक। उसके बाद देखो एक चीज आप और यहां लिख सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स आपने सुना होगा, इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक। तो डीडीटी ये भी हमें किसने दिया, केमिस्ट्री ने दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं जैसे डीडीटी हम कहाँ यूज करते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं, ठीक है, जैसे मस्कीटोज वगैरह, आपको पता है ना, मच्छर वगैरह, उन सबको मारने के लिए, उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो इंसेक्ट्स बीमारियां काज करते हैं उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं आजकल, और ये भी हमें किसने दिए, केमिस्ट्री ने दिए, ठीक। अब आप अगर इस पॉइंट को देखो तो देखो कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ का तो यही मतलब है ना, ये सारी की सारी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमारी हेल्थ बेटर ही हो गई है ना। पुराने टाइम में जरा सी बीमारी किसी को लगती थी तो मर जाता था, ठीक है। आज के टाइम में दवाइयां जो होती हैं वो हमें बहुत लंबे समय तक जीने के लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बेटर हेल्थ के लिए ये देखो, ये चीज आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीजें किसने बनाई है, केमिस्ट्री ने बनाई है। तो बेटर हेल्थ के लिए केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन दी है अपनी, ठीक। और सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई,
ठीक। तो आप सैनिटेशन में ये पॉइंट लिख सकते हो, जैसे मच्छर मक्खियां होती है ना, वो गंद ही होता है ना, वो गंदगी ही होती है। उन मच्छर मक्खियों को साफ करने के लिए हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। तो ये इंसेक्टिसाइड्स हम डालते हैं तो सैनिटेशन भी तो हो जाती है, सफाई भी हो जाती है, मक्खियां मच्छर मर जाते हैं, सफाई भी हो जाती है। बाकी सैनिटेशन में और भी चीजें होती हैं, जैसे वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करने के लिए केमिस्ट्री ने बहुत सारे मेथड्स बनाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां आप बोल सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जहां से आपको ये समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेडिसिन हम खा रहे हैं, सारी की सारी मेडिसिन हमें कौन दे रहा है? केमिस्ट्री दे रही है। अब ये चीजें मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में, हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, ठीक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये था दूसरा पॉइंट हमारा। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा इसी में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स, ठीक है। हमारे कंफर्ट्स को केमिस्ट्री ने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, कंफर्ट्स को इंक्रीज कर दिया। तो आपको पता है पुराने टाइम में लोग पत्ते पहनते थे अपने ऊपर, कपड़े होते ही नहीं थे। तो केमिस्ट्री की वजह से हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिले। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। जो कपड़े आज हम पहनते हैं ना, बहुत सस्ते हमें मिलते हैं, पुराने टाइम में ये थे ही नहीं, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है केमिस्ट्री ने कुछ दागे शागे बनाए, ऐसे फाइबर्स को आप दागा बोल दो, दागे बनाए। मैं आपको अभी इमेजेस भी दिखाऊंगा इनके, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर केमिस्ट्री ने बनाए, तो यहां से हमारे लिए कपड़े बने अच्छे से, है ना। कपड़े बने तो सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं तो हमें कंफर्ट ही महसूस होता है ना, कंफर्ट। तो अगर कपड़े हो ही ना, तो क्या फिर हमें कंफर्ट महसूस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो केमिस्ट्री ने सिंथेटिक फाइबर बनाए, केमिस्ट्री ने ही कपड़े बनाए हमारे लिए, ठीक है। और जो घर के अंदर हम पर्दे लगाते हैं, नीचे फॉर्म बिछाते हैं, नीचे मैट्स बिछाते हैं ना, वो सारे के सारे कपड़े के ही होते हैं। तो वो सारा कुछ किसने दिया? केमिस्ट्री ने दिया। केमिस्ट्री ने ही आपने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे ही केमिस्ट्री में एडवांसमेंट हुई, तो उसी टाइम ही ये कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें, ये स्टाइल वाले कपड़े हमारे पास आए। इससे पहले लोग पत्ते पहनते थे, बहुत टाइम पहले ना, बहुत टाइम पहले लोग पत्ते पहनते थे अपने ऊपर। आपने सुना होगा ना, वो हिस्ट्री की बुक्स आती थी ना। अच्छा, उसके बाद देखो और क्या है कंफर्ट में, और क्या हो सकता है, और मैं बताता हूं। तो यहां आप लिख सकते हो सिंथेटिक फाइबर्स में, आगे लिख सकते हो क्लोथिस, ये हमें केमिस्ट्री ने दिए। उसके बाद देखो बिल्डिंग मटेरियल्स, ये लिख दो इसमें, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे जैसे आपको पता है ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ये चीजें, ठीक है। स्टील, आयरन की जगह स्टील लिख दो, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहां? इंक्रीज इन कंफर्ट एंड प्लेजर्स के अंदर अनब्रेकेबल ग्लास, अनब्रेकेबल ग्लास, ठीक है, अनब्रेकेबल ग्लास लिख लो, ऐसे ग्लास जो कभी भी टूटते नहीं है, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हो सोप्स, डिटर्जेंट्स, ठीक है, लोशंस, फेस वॉशेस, ठीक है। उसके बाद टूथपेस्ट, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें लिखो। आप मुझे ये बताओ, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, इनसे बंदे को खुशी महसूस होती है, प्लेजर मिलता है, और ये सारी की सारी चीजें कंफर्ट के लिए काम आती हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हमें केमिस्ट्री ने दी हैं, ठीक है। कपड़े हमें केमिस्ट्री ने दिए। बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, उनको बनाने के लिए जो मटेरियल लगते हैं, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम के, वो सब कुछ लगता है, वो सारा कुछ हमें केमिस्ट्री ने दिया। अगर केमिस्ट्री में ग्रोथ ना होती तो हमें ये चीजें ना मिलती, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो अनब्रेकेबल ग्लास, ग्लास होता है शीशा। तो आपने बहुत सारी शीशे की बिल्डिंग्स भी देखी होंगी, ठीक है। तो ग्लास जो होता है, कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जो कभी टूटते नहीं है, वो भी हमें केमिस्ट्री ने दिए, ठीक है। सोप्स, साबुन हो गए, सर्फ हो गए, देखो डिटर्जेंट आ जाते हैं बाकी, जैसे टाइल क्लीनर वगैरह आ गया, है ना, सर्फ आ गया, वो जिसको बोलते हैं हम इजी वॉश आ गया, वो सारे जो धोने के लिए या फिर
देखो ना, जो घर को साफ करने के लिए जितने भी पाउडर वगैरह होते हैं या फिर लिक्विड सोप्स वगैरह होते हैं ना, उन सबको डिटर्जेंट बोलते हैं ना। ठीक है, साबुन हो गए, डिटर्जेंट हो गए, सर्फ हो गए ना, साबुन सर्फ ये सब, लोशन हो गया, फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मेकअप का सामान हो गया, और भी जितनी भी कॉस्मेटिक्स की दुकानों के ऊपर चीजें मिलती हैं, वो सारी की सारी, परफ्यूम्स वगैरह, वो सारी की सारी हमें किसने दी? केमिस्ट्री ने दी। उन सारी ही चीजों में कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज हुए होते हैं। अगर केमिस्ट्री में ग्रोथ ना होती तो ये सारी चीजें हमें ना मिलती। ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री कंफर्ट और प्लेजर में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाती हैं? गाड़ियां आ जाती हैं, बाइकें आ जाती हैं, साइकिलें आ जाती हैं, हवाई जहाज आ जाते हैं। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हो, यहां लिख लो कार्स आ जाती हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, एरोप्लेन्स लिख देना। ठीक, ट्रेन आ जाती है, ये सारी चीजें कहां? देखो उसके बाद शिप्स, शिप जो होता है ना समुद्र में चलता है, वो जितनी भी ट्रांसपोर्ट की चीजें, वो सारी की सारी चीजें हमें किसने दी? केमिस्ट्री ने दी। उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अप्लाई जरूर होती है। ठीक है, उसमें उनमें आप ये देखोगे आयरन की बनी है तो कुछ अलाइज की बनी होती है, तो अलाइज भी केमिस्ट्री बनाती है। आयरन को भी तोड़ मोड़ के एक्सट्रैक्ट करना जो होता है वो सब कुछ केमिस्ट्री करती है। कहीं ना कहीं उनमें फ्यूल यूज होता है, रिएक्शंस होती है, कंबस्टन रिएक्शन होती है इंजन के अंदर, वो सारा कुछ केमिस्ट्री ही बताती है, केमिस्ट्री की ही डिस्कवरी है। ठीक, और कम्युनिकेशन जो है, जैसे मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करने का जो तरीका, जो जरिया है। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, इनमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही यूज है। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री नहीं बनाई, इनमें कुछ रेज होती हैं, कुछ रेज यूज होती हैं ना, आपने सुना होगा मोबाइल से रेज निकलती हैं, वो भी केमिस्ट्री रेज को स्टडी करती है। ठीक, और मोबाइल्स और टेलीफोन के अंदर जो छोटी छोटी चिप्स यूज होती है ना, आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स के अंदर छोटे छोटे आईसीज वगैरह, छोटी छोटी चिप्स, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, आपने पहले 10th में पढ़ा भी होगा, वो मोबाइल फोन्स के अंदर यूज होते हैं, वो भी सारे के सारे केमिस्ट्री ही बनाती है। ठीक, तो जो प्लास्टिक, मोबाइल के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है ना, प्लास्टिक है ना, टेलीफोन मोबाइल के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है वो भी केमिस्ट्री ही बनाती है। कैसे बनाती है वो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, पॉलीमर्स होता है वो। ठीक है, पॉलीमर्स ऐसे करके एक चैप्टर होता है, वहां आप पढ़ोगे, प्लास्टिक भी केमिस्ट्री ही बनाती है। ठीक, प्लास्टिक जो होता है वो भी कुछ केमिकल से बना होता है। ठीक, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी सारे का सारा इस्तेमाल केमिस्ट्री का है। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ये 4th पॉइंट है ना, यहां 5th पॉइंट ऐड कर लो शार्ट में, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। केमिस्ट्री की एप्लीकेशन इंडस्ट्री में भी है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में? जैसे आपको पता है ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास वाली इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे ग्लास बनते हैं, वहां भी केमिस्ट्री का यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, एटसेट्रा कर लो, यहां भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज के अंदर भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। देखो ना, पेपर बनता है, आपके सर में लगाने वाली डाई मिलती है बाजार से, अगर आप सर में लगाने वाली डाई के ऊपर उसकी कंपोजिशन पढ़ोगे ना, वहां किसी केमिकल कंपाउंड का ही नाम लिखा होगा। ठीक है, तो मतलब वो भी केमिस्ट्री ने बनाई है। ठीक, लेदर वगैरह जो होता है, लेदर के शूज होते हैं, जो होता है वो सब कुछ ही केमिस्ट्री ने बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी केमिस्ट्री यूज होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि केमिस्ट्री की एप्लीकेशन, ये 5th पॉइंट हो गया ना, अभी आप लिख लो 6th पॉइंट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री तो हो गया ना हमारा, आप लिखो एप्लीकेशन इन वार, 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 जंग, एप्लीकेशन इन वार। आपने जंग का नाम तो सुना ही होगा, है ना, तो वार में आपको पता है, जंग में जहां जंग होती है वहां बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं, एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं, और पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस इस्तेमाल होती हैं वहां। ठीक है, और गोलियां वगैरह सब कुछ, गन्स वगैरह, वो गन पाउडर, वो सब कुछ यूज होता है, एक्सप्लोजिव यूज होते हैं, और पॉइजनस गैसेस यूज होती हैं वार में, जंगों में। ठीक, तो वो सारी चीजें भी हमें केमिस्ट्री ने ही दी है। केमिस्ट्री
के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उन्हीं को जोड़ जाड़ के हम एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं और हम पॉइजनस गैसेस बनाते हैं, ठीक, जो हमें जंग में काम आती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री ने हमें दी हैं। उसके बाद आप अपने आसपास जो चीजें वो भी देख सकते हो, जैसे आपके घर में पर्दे लगे होंगे, फैन लगा होगा, ट्यूब लाइट लगी होगी, कंप्यूटर होगा, ठीक है, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, मैट होंगे, ठीक है, ग्लास होगा, शीशा होगा, इन्वर्टर होगा, स्टेबलाइजर होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि उसमें उन चीजों में आपको क्या ये समझ में आया कि उनमें भी केमिस्ट्री यूज हो रही है, ठीक। तो उन सब में भी केमिस्ट्री का ही यूज है, ठीक। तो ये आपको दिमाग में बिठा के चलना है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आज के बाद जब आप कोई चीज देखोगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये केमिस्ट्री की ही बनाई हुई है। तो आप उसको ऐसे छोटे छोटे करके देखोगे कि इसमें ये जो चीज़ है ये केमिस्ट्री की बनी है, ठीक। जैसे डिस्प्ले होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वो भी केमिस्ट्री है, मोबाइल की स्क्रीन, उसमें भी केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, ठीक। अच्छा, और आप बोलोगे कि केमिस्ट्री से ये कैसे बन सकता है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही कोई चीज डिस्कवर होती है वो होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिस्ट्री ही यूज होती है। बाद में टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब फिजिक्स का भी यूज करके, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का इस्तेमाल करके क्या चलता है, वो चीज जो है वो एक्चुअल में यहाँ दुनिया में आती है। जैसे इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर में तो पहले केमिस्ट्री यूज हुई है, उसमें बहुत सारी चिप्स हैं, बहुत कुछ है, उसका स्टील है, उसका प्लास्टिक है, सारे का सारा केमिस्ट्री ने बनाया। लेकिन फिजिक्स भी उसके साथ ही अटैच होती है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती हैं वो आपस में कनेक्शन में चलती है, जुड़ के चलती हैं, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही जो साइंसेज है ना, ये तीनों साइंसेज आपस में इकट्ठी चलती है। कोई भी साइंस अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बायोलॉजी जो है उसमें हम लिविंग सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर भी केमिस्ट्री ही यूज होती है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन होती है, उसमें भी रिएक्शन होती है ना। तो बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। तो हर जगह केमिस्ट्री है, आपके आसपास जहां भी आप देखो वहां केमिस्ट्री है, ठीक। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यहां से समझ में आई होगी, ठीक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैंने यहां लिखा है ना, इनके फोटोज आपको मैं दिखाता हूं, तो आपको फोटोज देख के ज्यादा याद रहेगा कि कहां कहां केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, ठीक। तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपको फोटोज दिखा। तो अभी हम कुछ फोटोज देख रहे हैं, कुछ इमेजेस देख रहे हैं, जहां से आपको और समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कहां कहां इस्तेमाल होती है। तो देखो, ये ग्लास है, तो देखो ना, शीशे आपने देखे होंगे, तो यहां इनको बनाने में भी केमिस्ट्री यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो दवाइयां हैं सारियां, है ना, सारी दवाइयां ही दवाइयां, मेडिसिन हैं, तो यहां भी केमिस्ट्री यूज होती है। उसके बाद देखो ये फूड हैं, कुछ खाने, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, तभी ये, जैसे अचार वगैरह होता है, तभी ये रहते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं। फोटो दिखाने का मतलब यही है कि फोटो से आपको ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो सीमेंट देखी है आपने, सीमेंट है ना, ये सीमेंट है, इनमें इसमें भी केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं, आपको आगे पता चलेगा आस्ता आस्ता। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये एक्सप्लोजिव्स हैं, तो एक्सप्लोजन जब होती है, कोई ब्लास्ट वगैरह होता है, तो वहां भी केमिस्ट्री का ही यूज है। यहां से जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो भी केमिस्ट्री है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो ये धागे, फाइबर्स, ये आपने देखे होंगे, ये भी केमिस्ट्री नहीं बनाए, इनकी वजह से ही कपड़े बनते हैं। तो ये देखो, ये फर्टिलाइजर है, ये खाद है जो आप घर में यूज करते हो ना, ठीक है, तो वो खाद है, ये भी केमिस्ट्री ने बनाई है। बहुत किस्म की फर्टिलाइजर्स होती हैं। ये देखो, ये भी फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, धागे, ये भी केमिस्ट्री ने बनाए, यहाँ से धागे यूज करके हमारे लिए कपड़े बनते हैं। तो ये देखो टाइड हो गया, ये इनको बोलते हैं डिटर्जेंट्स, ये सारी चीजें इनको डिटर्जेंट्स बोलते हैं। जो सर्फ पाउडर वगैरह होते हैं ना, या लिक्विड कपड़े धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, है ना, और कोई चीज साफ करने के लिए, इन सबको डिटर्जेंट्स बोलते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री ने दिया है। साबुन देखो, आप आज से 50 साल पहले आप अपने दादा दादी उनसे पूछना, देखना, वो बोलेंगे कि पहले साबुन होते ही नहीं थे, हम ऐसे ही पत्थर से मुंह धोते थे, या ऐसे मिट्टी लगा के धोते थे। अभी देखो कितने साबुन है, तो केमिस्ट्री ने दिए हैं, ठीक है। बस ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको दिखानी थी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की हिस्ट्री, जो आपकी बुक में दी हुई है, आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो इस लेक्चर को आप 2 पार्ट्स में देख सकते हो, ठीक है।
अभी यहां तक हमारा ये कवर हो गया। अभी हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की हिस्ट्री, कि केमिस्ट्री कहाँ से आई, इंडिया में पुराने टाइम में केमिस्ट्री कैसे कैसे थी, कहाँ कहाँ से निकली है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री आपको पता है बोरिंग लगती है थोड़ी सी, तो मैं उस पार्ट को पहले यहाँ लिख लूंगा एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपको वो अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पहले 3 पेजेस के ऊपर वो दी है, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैंने वहां से पूरी की पूरी हिस्ट्री को निकाला है, 25 पॉइंट्स बनाए आपके लिए, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। उसमें हम ये देखेंगे कि बहुत पहले 2500 साल 300 साल पहले भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, और कहाँ से केमिस्ट्री निकली, कौन केमिस्ट्री का फादर है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम एक्चुअल केमिस्ट्री सीखना स्टार्ट कर लेंगे। आज तो ये थोड़ा सा बेसिक ही चीज़ है, ठीक। चलो उस पर चलते हैं फिर। तो अभी हम देख रहे हैं टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखो ये टॉपिक जो है ना, ये आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक। और इस टॉपिक को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया, नोट्स में आपको दे दूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको। अगर आप ऐसे टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज़ हुए हैं जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। अगर आप एक बार ये पढ़ोगे, उसके बाद अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो केमिस्ट्री कहाँ से निकली, कैसे आई, तो उसकी हिस्ट्री आप टेक्स्ट के पहले 3 पेज पढ़ सकते हो, ठीक है। वहां से ही टेक्स्ट बुक से ही मैंने 25 पॉइंट्स में, यहाँ से टेक्स्ट बुक से ही मैंने 25 पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। सारी की सारी हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक के ऊपर दी है उसको मैंने 25 पॉइंट्स में निकाला है, ठीक। तो यहाँ एक बार 8-9 पॉइंट ही आए, तो एक बार हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी वाले पॉइंट्स लिख के समझेंगे, ठीक। अच्छा, तो देखो यहां लिखा है केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, ठीक। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश आती होगी, तो यहां सिर्फ पढ़ना है इसको, बाकी कुछ नहीं। तो यहां ये लिखा है केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, मतलब जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी केमिस्ट्री के लिए ही नहीं की गई थी। मतलब जब उसकी स्टडी होना स्टार्ट हुई तो पता नहीं था कि मतलब ये सोच के नहीं स्टडी की गई थी कि हम केमिस्ट्री के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जिन्होंने स्टार्ट किया था ना केमिस्ट्री को, तो उनको ये नहीं पता था कि ये केमिस्ट्री है, ठीक। रेदर इट कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप पूरी लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा यहां से केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, मतलब केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री के लिए स्टडी नहीं की गई थी, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि यहां से केमिस्ट्री आ गई, लेकिन कैसे केमिस्ट्री अचानक से निकल के आई थी। रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब उस टाइम के लोग, पुराने टाइम के लोग, जब केमिस्ट्री आई थी, जब केमिस्ट्री स्टार्ट होने लगी थी, ठीक है, उस टाइम के लोग जो थे वो 2 चीजों की सर्च कर रहे थे। वो 2 चीजों की सर्च करते करते बीच में से कहीं से केमिस्ट्री निकल के आ गई, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अचानक से ये नहीं सोचा था, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसे बोलो, साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला था कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट तो नहीं थे उस टाइम, मतलब वो जो लोग थे उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम केमिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 चीजों की रिसर्च करने की कोशिश की थी, वहां से केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली बाहर आ गई थी, ठीक है। वो 2 चीजें क्या थी, इस पॉइंट को आप पढ़ो तो आपको समझ में यही आएगा। तो वो 2 चीजें थी, एक था फिलोसफर्स स्टोन और एक था एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ये 2 चीजें जो थी, इनकी रिसर्च चल रही थी उस टाइम, ठीक है। इन दोनों चीजों की रिसर्च करते करते अचानक से वहां से केमिस्ट्री आ गई। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये केमिस्ट्री है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ी साइंस बन गई, ठीक। तो कौन सी वो 2 चीजें थी, देखो फिलोसफर स्टोन, ये आपको आई होप के नहीं पता होगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो आप बस अभी दिमाग में बिठा लो थोड़ा सा। फिलोसफर स्टोन जो है, इसको पारस भी बोलते थे पुराने टाइम में। उस टाइम के लोग बहुत पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो लोग थे ना, वो क्या करना चाहते थे, वो एक ऐसा पत्थर बनाना चाहते थे। उस पत्थर को बोला था फिलोसफर स्टोन। तो ऐसा इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है कि ये पत्थर प्रेजेंट भी है, ठीक। और ये फिलोसफर स्टोन बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये चीज उनको उस टाइम इंटरेस्टिंग लग रही थी, ठीक है। क्या चीज, फिलोसफर स्टोन। तो ये एक ऐसा पत्थर था जो वो बनाना चाहते थे, इसको पारस भी बोलते हैं, पारस पत्थर, ठीक है। तो वो जो लोग थे वो ये चाहते थे कि ये एक ऐसा पत्थर है जो नॉर्मल जो मेटल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है, ऐसा पत्थर है। तो यहां लिखा है विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स लाइक आयरन कॉपर टू गोल्ड, मतलब ये जो नॉर्मली मेटल होते हैं जैसे आयरन कॉपर सिल्वर, उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा पत्थर उस टाइम के लोग बनाना चाहते थे। ठीक है, तो जब ये वाले इस पत्थर की जब डिस्कवरी चल रही थी, इसके ऊपर काम हो रहा था, तो वहां से अचानक से केमिस्ट्री आई। ठीक, दूसरी चीज जो है वो है एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो वो उस टाइम के लोग जो थे उनको इंटरेस्टिंग लग रही थी ये चीज, एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है विच वुड ग्रांट इमॉर्टिलिटी। एलिक्सर का मतलब होता है कि यहां कोई ऐसी चीज बनाना जिससे जिंदगी जो है वो अमर हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसी चीज बनाना चाहते थे वो लोग कि जिससे अगर वो चीज हम खा लें या पी लें तो हम अमर होने का मतलब है कभी ना मरें। इमॉर्टिलिटी का मतलब होता है लिविंग फॉर एवर। ठीक है, ये दो चीजें बनाते बनाते केमिस्ट्री निकली थी, एक फिलोसफर स्टोन और दूसरी चीज एलिक्सर ऑफ लाइफ। ये चीजें आपको सिर्फ दिमाग में बिठानी है, यहां से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में थोड़ा थोड़ा रख लेना अगर रखना चाहते हो तो। ठीक है, बोरिंग, अपने आप को बोरिंग क्रिएट नहीं करना, इंटरेस्टिंग तरीके से सीखो। ठीक है, तो एलिक्सर ऑफ लाइफ और फिलोसफर स्टोन, ये दोनों चीजें जो थी ये उनको इंटरेस्टिंग लग रही थी, इनकी डिस्कवरी करते करते केमिस्ट्री सामने आई। तो आपको ये पता होना चाहिए फिलोसफर स्टोन क्या है। एक ऐसा स्टोन वो बनाना चाहते थे जो आयरन कॉपर वाले मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, मतलब कीमती मेटल में कन्वर्ट कर दे। तो एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब है यहाँ कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसा कोई लिक्विड, कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो अगर हम खाएं तो इंसान अमर हो जाए, कभी ना मरे, ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। ठीक है, इनकी डिस्कवरी करते करते यहां से केमिस्ट्री सामने आ गई थी पुराने टाइम में, 2000-3000 साल पहले। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा है इसको समझो। पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना। के एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना, है ना। आपको पता है हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, एंशिएंट पीरियड होता है, मेडिवल पीरियड और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना, कि पुराने टाइम में पुराने लोगों को साइंटिफिक फिनोमिना की कुछ ना कुछ पहले से ही नॉलेज थी। ठीक है, मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब मॉडर्न साइंस में एडवांसमेंट होने से पहले ही इंडियन पीपल को, ठीक है, इंडियन पीपल को बहुत सारी नॉलेज थी साइंस के बारे में। ठीक, तो आपको पता है यहाँ जो हमारी बुक है इसके ऊपर इंडियन हिस्ट्री जो है वो ज्यादा दी हुई है, कि इंडिया में केमिस्ट्री कहाँ डेवलप हुई, कैसे पता चला, वो सब कुछ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ, केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आयोट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ड्यूरिंग 1300 से 1600 सीई, ये आपको पता है सीई BC ये चीजें, ये डेट्स होती हैं पुराने टाइम में जो यूज होती हैं, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की। ठीक है, तो अब यहां ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, यहां आपको ये समझना है कि केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आयोट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कि पुराने टाइम में केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई थी, इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी की फॉर्म में डेवलप हुई और आयोट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में डेवलप हुई, है ना, पुराने टाइम में। ठीक है, 1300 से 16वीं सदी में, है ना, बहुत पहले। अब ये कोई डेट है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बोलूंगा कि पुराने टाइम में। ठीक है, अब आपको बस ये दो चीजें समझनी है कि एल्केमी क्या होता है और आयोट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक, आयोट्रो का मतलब होता था पुराने टाइम में, इसका मतलब होता है डॉक्टर या फिर मेडिसिन और मेडिसिन। ठीक, डॉक्टर या फिर मेडिसिन जो होती है उसके लिए वर्ड आयोट्रो, आयोट्रो ये यूज किया जाता था। ठीक है, अब आपको यहां से ये पॉइंट समझना है कि केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, मतलब पुराने टाइम में जब केमिस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई, वो तो आपको पता चल गया कहां से निकली थी, यहां से डेवलप होना जब स्टार्ट हुई, उसके बाद एल्केमी की फॉर्म में और आयोट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में डेवलप हुई। ठीक है, तो अब आपको यह पता होना चाहिए एल्केमी क्या होता है। एल्केमी होता है कि यहां आप लिखोगे ओल्ड टाइम केमिस्ट्री, मतलब पुराने टाइम की केमिस्ट्री जो थी उसको एल्केमी बोला गया था। ठीक है, एल्केमी, उस टाइम केमिस्ट्री को आप ऐसा बोल दो, उस टाइम केमिस्ट्री को एल्केमी बोला गया था। ठीक है, पुराने टाइम की केमिस्ट्री, इसमें यूजुअली
मतलब ये उस टाइम की कोई साइंस की ब्रांच इसको आप बोल सकते हो, या फिर उस टाइम की केमिस्ट्री बोल सकते हो। इसमें ज्यादातर क्या स्टडी किया जाता था, एक तो इसमें स्टडी किया जाता था कि यही आयरन कॉपर को गोल्ड में कैसे बदलें, या फिर मेडिसिन कैसे बनाएं, या फिर मतलब जो बीमारियां लग जाती हैं उनके इलाज के लिए मेडिसिन कैसे बनाएं, लंबी लाइफ रखने के लिए मेडिसिन कैसे बनाएं, है ना। तो आयरन कॉपर गोल्ड इनके बारे में कुछ स्टडी करना, या फिर आयरन कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट करना, वो सारी चीजें एल्केमी में स्टडी की जाती थी। ठीक है, तो तभी लिखा है केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द होम ऑफ एल्केमी। एल्केमी का मतलब है कि पुराने टाइम की जो केमिस्ट्री है उस फॉर्म में केमिस्ट्री डेवलप हुई थी। ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ये उस टाइम नहीं थी। ठीक, उस टाइम एल्केमी की फॉर्म में केमिस्ट्री डेवलप हुई और आइट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में केमिस्ट्री डेवलप हुई। मतलब एक तो ज्यादातर एक तो ये माना जाता था उस टाइम कि ये कोई मतलब कोई मैजिक है, ये जो केमिस्ट्री है कोई मैजिक है, यहाँ से हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जहाँ से आयरन कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट करें। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें यहाँ से बनाते थे वो एल्केमी में, ट्रेडिशनल केमिस्ट्री, ओल्ड केमिस्ट्री में, ठीक है, ओल्ड केमिकल साइंस में ऐसा कुछ बनाते थे कि जहाँ से कुछ ऐसी मेडिसिन बनाते थे यहाँ जहाँ से क्या हो, प्रोलॉन्ग लाइफ हो, लंबी लाइफ इंसान जी सके। ठीक है, और आइट्रोकेमिस्ट्री भी चलती आई उस टाइम, आइट्रोकेमिस्ट्री भी डेवलप हुई। मतलब केमिस्ट्री का यूज कहाँ हुआ, डॉक्टर जो थे ना वो यूज करते थे, या फिर मेडिसिन बनाने में, उसी को बोला है आइट्रोकेमिस्ट्री। वो जो है पुराने टाइम में इस फॉर्म में केमिस्ट्री सामने आई थी। ठीक, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। क्या बोलोगे, दो वर्ड याद रखोगे कि पुराने टाइम में एल्केमी और आइट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों की फॉर्म में केमिस्ट्री सामने आई थी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले एल्केमी क्या होता है, आप बोलोगे जो पुराने टाइम की केमिस्ट्री थी उसको एल्केमी बोला है। उस टाइम ये मॉडर्न टेक्निक्स तो थी नहीं, पुरानी टेक्निक्स थी। ठीक है, बहुत पुरानी टेक्निक्स, अपनी ही अलग टेक्निक्स थी। आइट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलोगे, मेडिसिन या फिर डॉक्टर जिसको आप बोलते हो, जो डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ इसमें बनाई जाती थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ लिखा है मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी इन यूरोप। ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये जो है इसने अपनी शेप ली थी। मतलब ये स्टार्ट हुई थी 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब्स। ठीक, तो आप बोलोगे मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी यूरोप में 18th सेंचुरी में। उससे पहले यूरोप में क्या था, बहुत सालों तक क्या चला आ रहा था, अरब कंट्री की एल्केमिकल ट्रेडिशन। एल्केमिकल का मतलब वही हो गया एल्केमिस्ट्री। मतलब 18वीं सदी में मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन यूरोप में भी उससे पहले 100-200 साल, 150 साल तक क्या चल रहा था, अरब्स की एल्केमी। अरब्स की मतलब जो अरब कंट्री से एल्केमिस्ट्री आई थी, एल्केमिस्ट्री मतलब वही ट्रेडिशनल पुरानी केमिस्ट्री, वो वहां चल रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है मॉडर्न केमिस्ट्री आई। आप एक बार इस पॉइंट को पढ़ो, देखो यही समझ में आएगा आपको। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी इन यूरोप आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब्स। मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में कब आई, 18वीं सदी में, सबसे पहले यूरोप में। ठीक है, यूरोप में ही डेवलप हुई थी मॉडर्न केमिस्ट्री। उससे पहले यूरोप में कुछ सेंचुरीज तक, ठीक है, कुछ सेंचुरीज तक, 100-200 सालों तक क्या चल रहा था, वही पुरानी केमिस्ट्री चल रही थी। मतलब वही एल्केमिकल ट्रेडिशन चल रहे थे। मतलब वही जो पुरानी केमिस्ट्री के तौर तरीके थे वो चल रहे थे। और वो पुरानी केमिस्ट्री के तौर तरीके यूरोप में कहां से आए थे, अरब से, अरब कंट्रीज से वहां यूरोप में आए थे। ठीक, उसके बाद देखो 4th पॉइंट, इन एंशिएंट इंडिया, मतलब पुराने इंडिया में केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एंशिएंट इंडिया में बहुत पुराने टाइम में केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था। जब पता चला थोड़ा सा, तो केमिस्ट्री को ये बोला जाता था रसायन शास्त्र, या फिर रसतंत्र, या फिर रसक्रिया, या फिर रस विद्या। ये पुराने टाइम में केमिस्ट्री को बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर हिंदी थी, तो ये हिंदी के वर्ड्स हैं। ठीक, तो आजकल भी हिंदी में केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये आपको पढ़ना है। बस याद रखना कि पुराने टाइम में केमिस्ट्री को ये बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता था पुराने टाइम में केमिस्ट्री के अंदर। तो इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है मेटल्स जो होते हैं ना उनकी स्टडी करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल के बारे में स्टडी है ना, मेटल को जमीन से निकालना, उसको प्योर करना, वो सारा सिस्टम मेटलर्जी में आ जाता है। ठीक, तो पुराने टाइम में केमिस्ट्री में मेटलर्जी की स्टडी होती थी, मेडिसिन की स्टडी होती थी। मतलब उस टाइम से भी मेडिसिन बनाना
केमिस्ट्री का काम था। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स मतलब क्रीम्स वगैरह, साबुन वगैरह, ये कुछ बनाना है ना, जो लोशन वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स बनाना भी केमिस्ट्री में ही आता था उस टाइम। उसके बाद ग्लास बनाना, डाइज बनाना, डाइज होती है कलर करने वाली, बालों को है ना कलर होता है, वो सारी चीज़ें बनाना उस टाइम भी केमिस्ट्री के अंडर ही था। ठीक, और उस टाइम केमिस्ट्री को क्या बोलते थे? रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया, रसविद्या, ठीक है, ये बोलते थे, ये नाम थे केमिस्ट्री के। उसके बाद देखो ये जो पॉइंट है सिक्स्थ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल हिस्ट्री है, कुछ नहीं है। अब देखो यहां लिखा है सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। ठीक है, अब देखो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दोनों जगह कोई जगह है, और आजकल ये जगह पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक, और एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई का काम, खोदना, ठीक है, डिग, खोदना। देखो दो जगह, ये जो दोनों जगह है ना, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये बहुत पुरानी जगह है, इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बहुत पुरानी जगहें, 3000 साल या 2500 साल पहली। ठीक, ये जगह जो है ये अभी उस टाइम की बात हो रही है ना, उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, तभी बोला है कि इंडिया में थी, इंडिया में, लेकिन ये एक्चुअल में अभी पाकिस्तान में ये जगह। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदारो सिंध ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक, तो ये जो दो जगह थी, ठीक है, इनकी एक्सकेवेशंस की गई थी, मतलब इनको खोदा गया था। इन जगह को क्यों खोदा गया था? क्योंकि ये बहुत पुरानी जगह थी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, इनको खोद के देखा गया था कि क्या इनमें कोई पुरानी चीज छुपी हुई तो नहीं है। लेकिन जब इनको खोदा गया, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इन जगह को जब खोदा गया तो यहां से भी कुछ ऐसी चीजें मिली जो हमें ये बताती है कि इंडिया में केमिस्ट्री बहुत पहले से थी। मतलब यहाँ से कुछ ऐसे टाइज मिले, कुछ ऐसे मतलब गोल्ड सिल्वर की कुछ ज्वेलरी मिली जिसमें केमिस्ट्री का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सकेवेशंस की गई थी, मतलब खुदाई की गई थी एट मोहनजोदारो सिंध में, मोहनजोदारो जगह सिंध में और हड़प्पा पंजाब में। वहां से भी ये प्रूव होता है, प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। मतलब वहां से भी ये प्रूव होता है कि इंडिया में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की स्टोरी बहुत पुरानी है। ठीक है, मतलब इंडिया में केमिस्ट्री बहुत पहले से प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखो ये कुछ बड़ी बड़ी बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो 3000 साल पहले या 2500 साल पहले लिखी गई हैं, हिंदुइज्म में वो आती हैं, संस्कृत में वो बुक्स हैं। उन बुक्स की अगर हम आज स्टडी करें, वहां भी केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ हमें दिखता है। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम में भी केमिस्ट्री थी। वो बुक्स जो है उनमें पहली एक बुक है, यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ऋग्वेदा। ठीक है, ये एक बुक है, इसको अगर हम स्टडी करें तो यहां से हमें पता चलता है कि टेनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग ये, मतलब इस बुक से हमें पता चलता है कि टेनिंग ऑफ लेदर का मतलब होता है कि जो हम जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनसे एनिमल्स की जो चमड़ी होती है उनसे हम लेदर बनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस को टेनिंग बोलते हैं। ठीक, मतलब अच्छे से लेदर बनाना, वहां से उसको टेनिंग ऑफ लेदर बोलते हैं, उसमें केमिस्ट्री यूज होती है। ठीक है, तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग ये एक बुक है बहुत पुरानी, ठीक, मतलब सदियों पुरानी बुक, उसमें ये लिखा हुआ है, वहां से पता चलता है कि टेनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन, बहुत पुरानी का मतलब है इतनी पुरानी, ये डेट लिखी है, ये बहुत पुरानी डेट है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक, वहां से पता चलता है कि टेनिंग ऑफ लेदर और कॉटन की डाई करना इंडिया में इस डेट को भी प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब उस टाइम भी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री थी, क्योंकि आपको पता है डाई करना, जो डाई कलर वगैरह होता है वो सब केमिस्ट्री ही देती है, तो उस टाइम भी केमिस्ट्री थी, यहां ऋग्वेदा से पता चलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं। ठीक, अब ये देखो 8th पॉइंट, अब देखो कुटिल्याज अर्थशास्त्र, कुटिल्या, ये कुटिल्या नाम का कोई फिलासफर बहुत पुराना है। ठीक, कोई फिलासफर, कोई बड़ा इंसान बहुत पुराना है। ठीक, उसकी कुटिल्याज अर्थशास्त्र, ये भी कोई बुक ही होगी, इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, मतलब इस बुक में भी ये लिखा गया, ये भी बहुत पुरानी, कितने 2500 साल पुरानी बुक होगी, कुटिल्याज अर्थशास्त्र। ठीक है, यहां भी हमें, यहां इस बुक से भी पता चलता है सॉल्ट फ्रॉम सी, के समुद्र से
समुद्र से साल्ट कैसे निकाले, तो आपको पता है समुद्र से साल्ट निकालने में भी केमिस्ट्री यूज होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां से भी हमें पता चलता है कि बहुत पुराने टाइम भी इंडिया में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री की नॉलेज थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये केमिस्ट्री है। ठीक, अच्छा अब देखो ये जो पॉइंट है ना 9th, ये लिखा है सुश्रुता संहिता। ये भी कोई बहुत बड़ी बुक है, बहुत पुरानी। ये इसका नाम है सुश्रुता संहिता। ये हिंदी के बोर्ड से। ठीक है, एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कलीज। इस बुक में हमें अल्कलीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अल्कलीज मतलब बेसिस, आपने 10th में पढ़ा होगा एसिड बेसिस और साल्ट वाला चैप्टर, तो वहां से आपको अल्कली के बारे में पता होगा। अल्कली होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो ये जो बुक है ये भी पुरानी है। यहां से भी अगर हम इस बुक को पढ़ें तो यहां से भी हमें अल्कलीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स आपने पढ़े आपको क्या समझ में आया, एक बार बोलो। आपको ये समझ में आया कि इंडिया में केमिस्ट्री बहुत पहले से ही डेवलप हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके डेवलप हुई। और मॉडर्न केमिस्ट्री कब डेवलप हुई, 18th सेंचुरी में। कहां हुई, यूरोप में हुई। ठीक है, यूरोप में हुई, उससे पहले यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं थी। ठीक, उसके बाद ही इंडिया में आई और हर जगह आई मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थी जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है, वो उस टाइम भी लोग यूज करते थे। कितना पहले, बहुत कितना 2500 साल पहले, 3000 साल पहले। और केमिस्ट्री, ये आपको यहां से सीखने को क्या मिला कि केमिस्ट्री की जो इजाद है वो डायरेक्ट केमिस्ट्री की इजाद नहीं है, वो 2 पॉइंट से निकली थी। वो 2 पॉइंट थे क्या क्या, फिलासफर स्टोन बनाते टाइम और एलिक्सर ऑफ लाइफ, इन दोनों की डिस्कवरी करते टाइम केमिस्ट्री निकली थी। अभी ये हमारे हो गए 9 पॉइंट्स। अभी हम इनको करते हैं साफ, नेक्स्ट 9 पॉइंट्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या क्या है। और कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने वही कुछ बड़ी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, कुछ और है। 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वहां ही बताऊंगा। ठीक, तो इसको करते हैं साफ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी देखो ये जो 10th पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, द चरका संहिता। ये भी क्या है, ये कोई बुक है बहुत पुरानी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बहुत पुरानी बुक है। ठीक है, तो यहां से भी हमें ये पता चलता है, मेंशंस एंशिएंट इंडियंस who knew how to prepare H2SO4HNO3 ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये आपको पता है, 10th आपने पढ़ी होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है, और जिंक और कॉपर के ऑक्साइड जो है इनके बारे में बात की गई है कि चरक, इसको कुछ लोग पता नहीं चरक पढ़ेंगे या चरक्का पढ़ेंगे, ये किसी बुक का नाम है बहुत पुरानी। ठीक है, चरका संहिता मतलब ये जो पुरानी बुक है ये भी हमें बताती है, ये भी कुछ ऐसे एंशिएंट इंडियंस के नाम, आप ऐसे बोलो, इस बुक में भी कुछ ऐसे एंशिएंट इंडियंस के नाम लिखे हुए हैं जो ये जानते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करें, नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करें, कॉपर और जिंक के ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसका मतलब इंडिया में केमिस्ट्री बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक, उसके बाद देखो ये रेसोपनिषदा, ये भी क्या है, कोई बुक है रेसोपनिषदा। ये भी कोई पुरानी बुक है, ये भी डिस्क्राइब करती है, मतलब अगर हम इस बुक को पढ़ें, ये भी हिस्ट्री की कोई बुक है बहुत पुरानी, ये भी बताती है हमें कि गन पाउडर की प्रिपरेशन उस टाइम भी होती थी। देखो, डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। आपको मैंने बताया ना कि जो एक्सप्लोजिव्स और जो पॉइजनस गैसेस वार में यूज की जाती है वो केमिस्ट्री ने बनाई है, तो गन पाउडर भी केमिस्ट्री ही बनाती है। ठीक है, तो ये रेसोपनिषदा में डिस्क्राइब किया गया है कि पुराने टाइम में भी गन पाउडर बना जाता था। ठीक है, बनाया जाता था, इसका मतलब उस टाइम भी केमिस्ट्री थी। उसके बाद देखो, नागार्जुना वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। मतलब ये नागार्जुना नाम किसी साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट। ठीक, नागार्जुना वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, हिज वर्क रसरत्नाकर। ये याद रखना, रसरत्नाकर मतलब नागार्जुना का जो काम था रसरत्नाकर, कोई रिसर्च थी, इसमें बताया गया है मरकरी कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, मरकरी कंपाउंड्स के बारे में, और आपको पता है मरकरी कंपाउंड्स ये सब कुछ केमिस्ट्री में आता है। ठीक, तो ये बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत पुरानी चीजों को अगर हम पढ़े तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम भी केमिस्ट्री थी। जैसे ये आपको बताया नागार्जुना का जो काम था ना रसरत्नाकर, तो यहां से भी पता चलता है कि उस टाइम भी केमिस्ट्री थी, क्योंकि यहाँ मरकरी कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद है चक्रापानी डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड। चक्रापानी भी कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होगी हिस्ट्री की। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था मरकरी सल्फाइड, तो इसका मतलब ये बहुत पहली बात हो रही है। तो क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप्स आल्सो गोज टू हिम। मतलब जो सोप्स होते हैं ना, उनकी इन्वेंशन का क्रेडिट भी चक्रापानी को जाता है। आप इनके बारे में इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद देखो, पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अजंता एंड एलोरा जो है
दो केव से, इंडिया में, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अजंता एंड इलोरा दो केव्स हैं, उन केव्स के बीच में कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स हैं, 2500 साल पुरानी, लेकिन अभी तक वो फ्रेश है। उसमें भी साइंस का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो ये वही लिखा है, पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड इलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, मतलब वो पेंटिंग्स अभी तक फ्रेश लग रही हैं। शो हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन इंडिया, मतलब ये शो करता है हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में उस टाइम भी साइंस का लेवल बहुत हाई था, ठीक। उसके बाद देखो ये चीज, वरामीर बृहत संहिता, ये वरामीर कोई पुराने बड़े फिलासफर होंगे, उनकी कोई बुक है बृहत संहिता, ठीक है। गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, इस कॉस्मेटिक्स, ठीक, इस बुक में परफ्यूम बनाने के और कॉस्मेटिक बनाने के कोई तरीके दिए हुए हैं। तो आपको पता है परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक केमिस्ट्री सिखाती है, इसका मतलब उस टाइम में भी केमिस्ट्री थी, ठीक। उसके बाद देखो गंध्या युक्ली, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिखे हुए हैं सब कुछ। गंध्या युक्ली ये भी कोई रिसर्च पेपर है बहुत पुराने, डिस्क्राइब्स रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंट, इसमें भी डिस्क्राइब किए हुए गंध्या युक्ली है या फिर युक्ति है, क्या है मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे युक्ली लिखा है। डिस्क्राइब्स रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंट्स बाथ पाउडर, मतलब इस गंध्या युक्ली जो रिसर्च पेपर है बहुत पुराने हैं ना, उसमें भी सेंट बनाने के, सेंट होता है खुशबू वाली चीजें बनाने, और बाथ पाउडर बनाने के कुछ मेथड दिए हुए हैं। मतलब आपको पता है सेंट बनाना, बाथ पाउडर बनाना, ये सारा तो केमिस्ट्री का काम है, इसका मतलब बहुत पहले केमिस्ट्री थी, ठीक। उसके बाद है एक्सकेवेशंस एट टेक्जिला इंडिकेट दैट इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी। देखो एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई, टेक्जिला एक कोई जगह है जहां खुदाई की गई थी, ठीक है। वहां से ये पता चलता है, ये जगह पाकिस्तान में इस टाइम, ठीक। तो वहां खुदाई करने के बाद पता चला कि इंक जो है वो इंडिया में 4th सेंचुरी से यूज हो रही है, क्योंकि इंक जो है वो भी केमिस्ट्री बनाती है, इसका मतलब इंडिया में 4th सेंचुरी से केमिस्ट्री है। उसके बाद देखो वेदास और कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये जो वेदास हैं और कौटिल्याज अर्थशास्त्र हैं, ठीक है, मेंशंस अबाउट मेनी टाइप ऑफ लिक्वर, इनमें बहुत सारे लिक्वर का जिक्र हुआ है। लिक्वर क्या होते हैं, शराब होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, बहुत सारे उनका जिक्र है। और ये जो एल्कोहल्स होते हैं ना, इनकी एक अपनी पूरी फैमिली होती है, केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे तो ये भी केमिस्ट्री बनाती है। तो इनमें वेदास में और अर्थशास्त्र में जो है मेनी टाइप ऑफ लिक्वर जो है उनका जिक्र हुआ है, इसका मतलब उस टाइम भी केमिस्ट्री थी। ये चीजें बहुत पुरानी है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम इसको साफ करते हैं, लास्ट कुछ पॉइंट्स बच गए हिस्ट्री के, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अभी हम देखते हैं लास्ट पॉइंट हिस्ट्री का। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 19 पॉइंट, ठीक है। 19 आपने इससे पहले पढ़ा होगा, आपने इससे पहले 10th में और 9th में पढ़ा होगा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डेल्टन ने एटम के बारे में पहले थ्योरी दी थी, ये माना जाता है, ठीक है। एटम के बारे में फर्स्ट थ्योरी आई थी डेल्टन, जॉन डेल्टन ने दी थी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री में हमें यह पता चलता है कि बहुत डेल्टन से 2500 साल पहले इंडिया के एक फिलासफर ने, इंडिया के एक बड़े आदमी ने एटम के बारे में थ्योरी दी थी, ठीक है। तो वो हम यहां पढ़ेंगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये चीज लिखी हुई है। देखो मैंने टेक्स्ट बुक वाली हिस्ट्री को शार्ट करके आपके लिए यहां लिखा है, ठीक है। फिर भी ये बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, ठीक। तो यहां देखो आपको अभी समझ में आएगा। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा महान इंसान आचार्य कंडा बोलो या कंदा बोलो, आचार्य कंदा बर्न इन 600 BC, इस डेट को पैदा हुए थे। ओरिजिनली नोन बाय द नेम कैशिप, इनको कैशिप बोला जाता था, ओरिजिनली इनका नाम कैशिप था। वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ये इंडियंस की हिस्ट्री है कि जॉन डेल्टन ने तो एटॉमिक थ्योरी दी थी, लेकिन उससे 2500 साल पहले इंडिया के एक बहुत बड़े आदमी आचार्य कंदा, जिनका नाम कैशिप था, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। अब जो चीज जॉन डेल्टन ने 2500 साल बाद बोली, इन्होंने पहले ही बोल दी थी, ठीक है। अब देखो, ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स नेम्ड परमाणु, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने बोला था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु मतलब जिनको हम आजकल एटम्स बोलते हैं ना, इन्हीं को इन्होंने परमाणु बोला था, ठीक है। परमाणु, ये एटम्स के बारे में जॉन डेल्टन ने क्या बोला था वो सारी चीजें आगे हम सीखेंगे। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, हिस्ट्री में है ये, सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी
और ये इंडियन थे। इन्होंने बोला था कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको परमाणु इन्होंने बोला था। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड परमाणु। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जुड़ के बने होते हैं, मतलब वो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ के बने होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे होके। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे सब्सटेंसेस छोटे छोटे यूनिट्स से छोटे छोटे यूनिट्स से जुड़ के बने होते हैं। उन छोटे यूनिट्स को परमाणु बोलते हैं। तो जॉन डाल्टन ने भी एक किस्म से, एक तरह से यही बोला था। ठीक है, लेकिन वो 2500 साल बाद बोला था, लेकिन पहले ये थ्योरी आई थी, हाँ बहुत बहुत ही पहले, ये हिस्ट्री में लिखा है। ठीक, तो इन्होंने बोला था कि सारे के सारे सब्सटेंसेस छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ के बने होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को परमाणु बोलते हैं। ठीक, जिनको आजकल एटम बोला जाता है। अब देखो, परमाणु आर स्फेरिकल, इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इन मोशन इन ओरिजिनल स्टेट। इन्होंने ये भी बोला था कि परमाणु जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ये चीज बाद में जॉन डाल्टन ने भी बोली थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला था परमाणु स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है इनकी, मतलब ऐसे गोल से होते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जॉन डाल्टन ने भी यही बोला था, आपको मैं समझाऊंगा। एंड इन मोशन इन ओरिजिनल स्टेट, इन्होंने ये बोला था कि ये जो परमाणु होते हैं, मतलब जो एटम्स होते हैं, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में मूव करते रहते हैं। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो ये इन्होंने बोला था। ठीक, उसके बाद है इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ परमाणु कैन नॉट बी सेंस्ड बाई एनी ह्यूमन ऑर्गन, कि एक परमाणु को, एक एटम को इंसान का कोई भी ऑर्गन सेंस नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब हम एटम्स को देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला था वैरायटीज ऑफ एटम्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। उसके बाद परमाणु कुड फॉर्म पेयर्स, मतलब इन्होंने ये भी बता दिया था ये जो परमाणु होते हैं, मतलब एटम्स होते हैं, वो जुड़ भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन के 3 एटम जुड़ते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम जुड़ते हैं तो N2 बनता है। ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़ते हैं तो O3 बनता है, इसको ओजोन बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़ते हैं तो O2 बनता है। ठीक है, ऐसे ये चीज इन्होंने बहुत ही पहले बोल दी थी। परमाणु कुड फॉर्म पेयर्स, मतलब परमाणु ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था अनसीन फोर्सेस काज इंटरेक्शन बिटवीन परमाणु। इनको ज्यादा पता तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस होती हैं। और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि एटम्स के बीच में कुछ फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को पास पास रखती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला था अनसीन फोर्सेस, मतलब ऐसी फोर्सेस जो दिखती नहीं है लेकिन वो इंटरेक्शन में काम आती हैं। जब 2 एटम, 2 परमाणु पास आते हैं, के बीच में कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस होती है, ये इन्होंने बोला था पहले। ठीक, उसके बाद देखो, ही कंसेप्चुलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन, मतलब जॉन डाल्टन की थ्योरी इस थ्योरी के 2500 साल बाद आई थी। जॉन डाल्टन की जब थ्योरी आई उससे 2500 साल पहले ही आचार्य कंदा ने ये बातें बोल दी थी, जो जॉन डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी में जो बोली। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जो है ना, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंडिया में केमिस्ट्री जो है उसका नाम बहुत पहले से था। ठीक, इंडिया ने भी केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ किया है। तो ये चीज जो है आचार्य कंदा ने जो बोला था परमाणु के बारे में, वही चीज जॉन डाल्टन ने भी बाद में बताई थी। ठीक, उसके बाद देखो 20 पॉइंट चरक संहिता, ये जो है ये मैंने आपको बताया, चरक की संहिता जो है ये बुक है, डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ बास्मा ऑफ मेटल्स, मतलब इस बुक में एक कंसेप्ट दिया गया है बास्मा ऑफ मेटल्स। ठीक है, बास्मा ऑफ मेटल्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, इस बुक में एक कंसेप्ट बताया गया है। ये हिंदी वर्ड है बास्मा ऑफ मेटल्स। बास्मा का मतलब होता है ऐश, ऐश होता है ना, लकड़ी जलाते हैं तो ऐश बनती है। ठीक, इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि मेटल्स की एक किस्म की ऐश बना के डिजीज को कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ये चीज बाद में प्रूव भी हुई है। यहां देखो मैंने लिखा है नाउअडेज इट हैज बीन प्रूव्ड दैट बास्मा हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल, मतलब आजकल ये प्रूव भी हुआ है कि बास्मा जो है उसमें नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये जो बुक है चाणक्य संहिता, ये भी बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुराने टाइम भी इंडिया में केमिस्ट्री थी। उसके बाद है कि
ये जो केमिस्ट्री थी ना इंडिया में, मतलब पहले कभी भस्म यूज किया जाता था, कभी कुछ यूज किया जाता था, कभी किसी और तरीके से परफ्यूम बनाया जाता था, मतलब ट्रेडिशनल तरीका, वो जो ट्रेडिशनल तरीका उसी को बोलते हैं एल्केमी। एल्केमी, ठीक है, एल्केमी मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से जब कुछ ऐसा बनाते थे जो जिसमें कुछ केमिस्ट्री टाइप था, उसी को बोला था पुरानी केमिस्ट्री को, उसको पुरानी केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, उसी को बोला था एल्केमी, ठीक है। अब फिर हुआ क्या, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, साल आगे चलते गए, वक्त चलता गया, तो आस्ता आस्ता इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर एल्केमी खत्म हो गई। एल्केमी जो थी, मतलब ये पुरानी केमिस्ट्री हर एक कंट्री की अलग अलग थी, हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ, हर एक जहां जहां लोग रहते थे कुछ ना कुछ उनके पास टेक्निक्स थी, जहां से वो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के रिलेटेड चीजें बनाते थे, ठीक। जैसे टाइम आगे चलता गया, एल्केमी खत्म होती गई, ठीक है। एल्केमी मतलब पुरानी केमिस्ट्री की जो टेक्निक्स थी वो खत्म होती गई। उसके बाद कुछ टाइम तक आइट्रोकेमिस्ट्री चलती रही। आइट्रोकेमिस्ट्री मतलब मेडिसिन वाली केमिस्ट्री, आइट्रो मतलब जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो मेडिसिन बनाने में यूज होती है, वो केमिस्ट्री, वो भी ये आइट्रोकेमिस्ट्री, ये भी पुरानी थी, ये भी कुछ टाइम तक चलती गई। पहले एल्केमी खत्म हो गई, मतलब पुरानी टेक्निक्स जो थी वो खत्म हो गई, फिर कुछ टाइम तक आइट्रोकेमिस्ट्री चलती गई। लेकिन बाद में वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम जब आ गया 20th सेंचुरी में, वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इंडिया में, ये इंडिया की बात हो रही है, मतलब आस्ता आस्ता एल्केमी खत्म हो गई, फिर आइट्रोकेमिस्ट्री चलती रही, ठीक। फिर आइट्रोकेमिस्ट्री मतलब मेडिसिन बनाना, इंडिया ने अपनी तरीके से मेडिसिन बनाना स्टार्ट रखा। जब ये आइट्रोकेमिस्ट्री चलती गई, उसके बाद वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम आ गया इंडिया में, तो फिर ये आइट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो गई, मतलब पुरानी केमिस्ट्री ये भी गई, एल्केमी भी गई, पुरानी टेक्निक सारी गई। फिर उसके बाद जब वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इंडिया में आ गया, उसके बाद इंडिया में आयुर्वेदा चलता रहा। मैंने लिखा आयुर्वेदा चलता रहा कुछ टाइम तक। आयुर्वेदा पुराने टाइम में जो है ना, आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादा चलती थी, ठीक। तो आयुर्वेदा चलता रहा कुछ टाइम तक, जब तक वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम फेमस नहीं था इंडिया में, तब तक आयुर्वेदा चलता रहा। तो फिर वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम आ गया, फिर आयुर्वेदा भी चला गया, आयुर्वेदा भी पीछे छूट गया। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा बिल्कुल खत्म हुआ, अभी भी है, लेकिन ज्यादा फेमस क्या है, ज्यादा फेमस वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम है, जो दवाइयां हम खाते हैं वो ज्यादा फेमस है। इन्होंने आयुर्वेदा को, इंडिया के जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये सारा कुछ खत्म हो गया। देखो एल्केमी भी गई, आइट्रोकेमिस्ट्री भी गई, आयुर्वेदा भी पीछे छूट गया। उसके बाद न्यू टेक्निक्स आ गई, ठीक है, न्यू टेक्निक्स आ गई, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में नई नई टेक्निक्स आना स्टार्ट हो गई। तो यहां मैंने लिखा है 100 से 150 साल लग गए इंडिया को, ठीक है, 100 से 150 साल इंडिया को लग गए टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। वो जो न्यू टेक्निक्स बाहर से आई, दूसरी कंट्रीज से आई, वो न्यू टेक्निक्स सीखने में इंडिया को 100 से 150 साल लग गए, ठीक है। और उसके बाद यहां लिखा है बाई मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंडिया में आए। यूरोपियन जो लोग थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हुए। तो यूरोपियन, आपको पता है ना, यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंडिया में आना स्टार्ट हुए, तो इंडिया में मॉडर्न केमिस्ट्री की स्टार्ट हो गई। फिर आस्ता आस्ता करके 19th सेंचुरी के बाद इंडिया में थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री ग्रो होना स्टार्ट हो गई। कौन सी केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके नोट्स में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप पढ़ो एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी वर्ड में भी प्रॉब्लम आती है, आप वहां ही टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो इतनी मेहनत की आपके लिए, यहाँ 3-4 बार बोर्ड पे लिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। एक चीज आपको और याद रखनी है, एंटोनी लेवाइजियर नाम का ये जो साइंटिस्ट है, एंटोनी लेवाइजियर। आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आप बोलोगे। जो मैंने आपको बोला ना अभी, मॉडर्न केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री जो आजकल हम पढ़ते हैं, इस केमिस्ट्री का फादर है एंटोनी लेवाइजियर, ठीक है। एंटोनी लेवाइजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनी लेवाइजियर को। और भी साइंटिस्ट हैं जैसे जॉन डल्टन होके, बेर्जेलियस, उनको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जा सकता है, लेकिन मेन यही है एंटोनी लेवाइजियर। आपसे कोई पूछ ले कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो आप बोलोगे एंटोनी लेवाइजियर, ठीक है। और पुरानी केमिस्ट्री के तो बहुत सारे फादर थे, एल्केमी के अपने फादर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपने फादर, ठीक है। वह उनके बहुत ज़्यादा पुरानी थी, अरब कंट्री में हुई, इंडिया में हुई, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, हर एक कंट्री की अपनी अपनी पुरानी ट्रेडिशनल केमिस्ट्री की कुछ ना कुछ नॉलेज थी, ठीक। उसी ने मिल के लास्ट पे मॉडर्न केमिस्ट्री को जन्म दिया। तो ये थी कुछ केमिस्ट्री की हिस्ट्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक पक्का करो, ठीक है, और कमेंट्स में आप एक दिल बना दो, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने क्या क्या देखा।
तो हमने यहाँ इस लेक्चर के अंदर एक तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, वो आपको मैंने बता दिया, मैटर के बारे में बताती है, मैटर की प्रिपरेशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें चेंजेस क्या आती हैं वो। और दूसरी चीज़ हमने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको मैंने बताया हर जगह केमिस्ट्री है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने देखी केमिस्ट्री की हिस्ट्री, उसमें ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, कि इंडिया में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी गई थी और एटम को क्या बोला गया था, परमाणु, ठीक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूं, आज का ज्ञान, ये, ठीक। तो यहां एक कोटेशन है जो आपको याद रखनी है आज से ही, ठीक है। तो एक तो मैं आपको इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू बोलूंगा। दूसरी चीज है कि आपको ये याद रखनी है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद 1 स्टेप, ये बोला था लाओजू ने, ठीक है। तो आज से ही आप स्टार्ट करो, एक एक लेक्चर देखो, आस्ता आस्ता करके एक एक लेक्चर देखते 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 आप बहुत बड़े बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सारी की सारी केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।